इसको उस पर डिपेंड करता है। उस टॉपिक को पूरा बेसिक से तैयार करने पर हम ट्रांसलेशंस एंड कंपोजिशन को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स भी कवर कर सकते हैं। तो आज आपको प्रॉपर वे में अपने रिटन नोट्स फ्रेम करने हैं, इसलिए आपके लिए क्लासेस बेनिफिशियल जब ही रहेगी जब आप डायरेक्टली लाइव क्लास लेंगे। जैसे इधर से मैंने एग्जाम क्लासरूम में क्लास स्टार्ट की, ऐसे आपने स्टडी रूम के अंदर आपने क्लास को अपना स्टार्ट कर लिया। सिर्फ आप इसको लिसनिंग मोड से इस कोर्स को नहीं ले कि सिर्फ इसको अपन रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ रिटन वर्क प्रैक्टिस और रिटन वर्कआउट साथ का साथ आप बोर्ड से कंटिन्यू करते चल रहा है। तो हम जब इसके नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर आपको नोट्स 2 पार्ट्स में ड्रॉ करने हैं। पार्ट फर्स्ट रहेगा जिसमें हम ग्रामर और कंपोजिशन के नोट्स बनाएंगे और आप अपना जो रजिस्टर मेंटेन करेंगे रिटन वर्क के लिए उसका एक सेकंड पार्ट 70 से 80 पेजेस का आप बना लीजिए, या फिर अलग से आप एक रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। तो एक रजिस्टर हमारा एक हैवी थोड़ा भारी रजिस्टर रहेगा जो ग्रामर और कंपोजिशन के लिए बनाना है, और एक छोटा रजिस्टर हमें वोकैबुलरी के लिए बनाना है जिसके अंदर हम 2 पार्ट यहाँ बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। उसका नाम है एक फ्रेजल वर्ब्स और एक इडियम्स। तो सबसे पहले हमें पार्ट सेकंड पर डेली क्लास में ग्रामर और कंपोजिशन के साथ साथ वोकैबुलरी में हमारी क्लासेस 10 से 15 मिनट्स की हमारी वोकैबुलरी क्लास में डेली कंटिन्यू साथ में रहेगी, क्योंकि 10 मार्क्स की हमारी वोकैबुलरी आती है जो मैथमेटिक्स की तरह हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में उसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पार्ट सेकंड में आप सबसे पहले टॉपिक नोट करेंगे। मेन हेडिंग तो हो गया वर्ड पावर वोकैबुलरी वाला पोर्शन, जिसका फर्स्ट टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चंस आरएस मेंस में किस पैटर्न से पूछे जाते हैं, कि सबसे पहले किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के साथ साथ उसका एग्जामिनेशन पैटर्न जिस एग्जाम में हम अपीयर होने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न नंबर फर्स्ट है चूज करेक्ट वर्ड या फ्रेज। किसी करेक्ट वर्ड या फ्रेज को चूज करके आपको सेंटेंस को रीराइट करना होता है। जैसे एट लास्ट they made out oblique made up to go by train. At last they made out oblique made up to go by train. इस तरह से क्वेश्चन प्रिंट होकर आएगा। ये तो पेपर का प्रिंटिंग हो गई, और नीचे आपको 2 लाइंस का स्पेस मिलता है जिसमें आपको इस सेंटेंस को रीराइट करके आना होता है। इसलिए किसी भी टॉपिक को किसी भी सिलेबस को पढ़ें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, आपको माइंड में क्लियर तो होना चाहिए कि इस टॉपिक का क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। अब आपको मेड आउट भी बड़ी इंग्लिश में होता है, मेड अप भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस के लिए मेड आउट सही है या मेड अप सही है, तो आप मेक नाम की एक फ्रेजल वर्ब होती है, जब आप उसको तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। और ये जो पैटर्न अभी आरएस मेंस में है वो रेगुलर इन तीनों मेंस से आ रहा है। आरएस मेंस 2016, आरएस मेंस 2018 और आरएस मेंस 2021, तीनों ही मेंस में फ्रेजल वर्ब को इस टाइप से पूछा जा रहा है। 16 के मेंस में जो वर्ब पूछी गई थी वो यही वर्ब है जो इसका मैंने क्वेश्चन बनाया है, मेक, और यही क्वेश्चन 16 के मेंस में आया हुआ है। 18 का जो मेंस है उसमें ये वाली फ्रेजल वर्ब आई थी, टेक, और अभी 21 का जो मेंस हुआ है इस मेंस में ये वर्ब पूछी गई है, गिव। तो 3 मेंस के अंदर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रेज। अब मेक आउट का मीन्स होता है प्रूव करना, सिद्ध करना या मीनिंग डिफाइन करना, और मेकअप का मीन्स होता है डिटरमाइन या डिसाइड, निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना। तो अंत में उन्होंने टेन से जाने का सिद्ध किया, प्रूव किया, या ट्रेन से जाने का क्या किया, निश्चय किया। तो ये वाला वर्ड ठीक रहेगा। इसका सही आंसर आपको लिखकर आना है, एट लास्ट दे
मेड अप टू गो बाय ट्रेन। एट लास्ट दे मेड अप टू गो बाय ट्रेन। ये आपका आंसर करके आएंगे। बताइए, सबसे पहले पैटर्न क्लियर हो गया होगा। तो इनको तैयार करने के लिए हमें एक एक फ्रेज वर्ब तैयार करनी है। एक मेक, फिर पुट, फिर कैरी, फिर गेट, फिर गिव, फिर कीप, फिर टर्न, फिर टेक, फिर लुक, फिर फॉर। इस प्रकार हम डेली एक एक वर्ब साथ में तैयार करते चलेंगे। तो आज लिखेंगे सबसे पहले वर्ब नंबर फर्स्ट। वर्ब नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ मेक, मेक का प्रयोग। तो ये नोट्स आप अलग से फ्रेम करेंगे। फिर कंपोजिशन के ग्रामर के नोट्स अलग करेंगे। फिर कंपोजिशन में कुछ प्रैक्टिस के लिए बुकलेट आपको मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, प्रेसिस के लिए, लेटर के लिए, वो बुकलेट्स भी आपको साथ में रखनी है। लिखिए मेक। मेकअप का फर्स्ट वर्ड है मेक अप, मेक आउट, मेक ओवर, मेक फॉर और मेक ऑफ। मेक अप, मेक आउट, मेक ओवर, मेक फॉर एंड मेक ऑफ। मेकअप के भी तीन मीनिंग होते हैं। एक तो होता है क्षतिपूर्ति करना, इसे अपन कहते हैं भरपाई करना, मुआवजा देना, क्षतिपूर्ति करना, उसकी भरपाई करना। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है टू कंपनसेट, कंपनसेशन, टू कंपनसेट। मेकअप का एक और मीनिंग होता है टू डिटरमाइन। इट मीन्स दृढ़ निश्चय करना, फाइनली डिसाइड कर लेना। और एक और मीनिंग होता है एग्रीमेंट करना, एक दूसरे के बीच में समझौता हो जाना, समझौता कर लेना। मेकअप के तीन मीनिंग है। क्षतिपूर्ति करना अर्थात भरपाई करना, डर्टी से करना, फाइनली डिसाइड कर लेना, और एक एग्रीमेंट करना, समझौता करना। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस हो तो वहां पर सही वर्ड क्या रहेगा? मेकअप। द अनदर सेकंड मीनिंग मेक आउट। मेक आउट की दो मीनिंग है। एक वर्ड मीनिंग तो ये है कि टू प्रूव, इसको मेक आउट कीजिए, प्रूव कीजिए, साबित करना, सिद्ध करना। अब साथ साथ अपने नोट करते चले आप, ठीक है? अपना रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, नोट करते चले। सेकेंड वर्ड मीनिंग होता है इसका टू डिफाइन मीनिंग, अर्थ स्पष्ट करना। अर्थ स्पष्ट करना। मेक ओवर, मेक ओवर का पहला मीनिंग है टू डोनेट, दान करना। इसका एक और मीनिंग होता है प्रेजेंट करना, भेंट करना। तो नोट कीजिए, मेकअप समझौता करना, क्षतिपूर्ति करना, एंड दृढ़ निश्चय करना। मेक आउट टू प्रूव, सिद्ध करना या फिर अर्थ स्पष्ट करना। मेक ओवर, डोनेट, दान करना या फिर भेंट करना। एंड मेक फॉर, इसका एक ही वर्ड मीनिंग होगा कारण होना या किस चीज का कारण बनना। टू बी रीजन, ये इसका रीजन है, इसकी वजह से ऐसा है, कारण बनना। एंड मेक ऑफ, इट मीन्स हो जाता है टू रन अवे, भाग जाना, रन अवे, भाग जाना। तो ये हमारी मेक की फ्रेजल वर्ब्स बन गई है, ठीक है? किसी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को ऐड करते ही फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इट मीन्स फ्रेजल वर्ब्स। ये मेक का कोई भी क्वेश्चन बनकर आए, आप भी नोटिस में रखना, मेक आउट, मेक ओवर, मेक फॉर एंड मेक ऑफ, जो हमारे 2016 के मेंस में पूछा गया है, जहां एक मेकअप वर्ड आया था, एक मेकआउट वर्ड आया था। इस प्रकार हमें डेली एक वर्ब तैयार करनी है। अब ये हमारा क्लास वर्क हो गया, या आप स्टूडेंट्स का एक हार्ड वर्क हो गया, उसने मेक तैयार कर ली। अब एग्जाम में मेक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर बनकर आता है तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, यू हैव फेल्ड टू
make up oblique make out your case before the judge. You have failed to make up oblique make out your case before the judge. सही वर्ड फ्रेज का यूज करते हुए सेंटेंस को रीराइट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए they made over oblique made up the loss suffered last year. और तीसरा क्वेश्चन रहेगा it is said that contentment makes of oblique makes for happiness. इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। अब फर्स्ट में मेकअप और मेकआउट दोनों का वर्ड मीनिंग आपने तैयार किया। मेक ओवर मेकआउट, मेक्स ऑफ और मेक्स फॉर। तो यू हैव फेल्ड, आप फेल हो गए हैं। योर केस, तुम्हारे केस को जज के सामने, जज के सामने तुम्हारे केस को। अब मेकअप का मीन्स भी क्या था आपने? क्षतिपूर्ति करना, समझौता करना और दृढ़ निश्चय करना। और मेकआउट का मीन्स क्या था? सिद्ध करना था। कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा कि तुम तुम्हारे केस को जज के सामने क्या नहीं कर पाए? प्रूव नहीं कर पाए, सिद्ध नहीं कर पाए। इससे पहले जो मीनिंग्स मैंने लिखवाए थे आपको, तो वहां पर ये आपका सही रह जाएगा। आपको नीचे जो स्पेस आता है उसमें लिखकर आना है मेकआउट, मेकआउट। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा। टाइम नहीं है तो ब्लैंक स्पेस जो आएगा उस स्पेस में ओनली सिर्फ मेकआउट लिखेंगे तो भी आपका बिल्कुल राइट होगा। 3 मार्क्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ऐसे ही दे, उन्होंने मेड ओवर या मेड अप द लॉस सफर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो सफर हुए थे उसका उन्होंने, लॉस का उन्होंने क्या किया? दान करना या फिर क्षतिपूर्ति कर लेना। तो जो लॉस होता है उस लॉस का व्यक्ति क्या करता है? भरपाई करता है, उसकी क्षतिपूर्ति करता है। तो इसके लिए ये वाला वर्ड सही रहेगा। तो वहां को ऐसे टिक लगा के नहीं आना। टिक लगाएंगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा एग्जाम ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है। आपको नीचे मेंशन करना है बिल्कुल मैटर। एंड लास्ट, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मीन्स होता है संतुष्टि, संतोष, सेटिस्फैक्शन। जो सेटिस्फैक्शन है संतोष है। और हैप्पीनेस क्या होता है? खुशी। संतोष और खुशी। अब मेक ऑफ का मीन्स तो क्या था? भाग जाना। और मेक्स फॉर का मीन्स क्या था? कारण होना। तो संतोष ही खुशी का रन अवे, भाग जाना सही रहेगा या कारण होना सही रहेगा? कारण होना सही रहेगा कि सेटिस्फैक्शन, संतोष ही खुशी का क्या होता है? कारण होता है। तो इसके लिए ये वाला सही रहेगा। आपको वहां पर मेक्स फॉर करके आना है। आता ये समझ में आ गया होगा कि फ्रेजल वर्ब हमारे आरएस मेंस के एग्जाम में है। कुछ लोग पहले मेंस दे चुके थे, उनको बिल्कुल नोटिस में क्या इस पैटर्न से क्वेश्चन आता है, लेकिन जो नए मेंस में अपेयर होने वाले हैं वो भी क्लियर कर लें कि फ्रेजल वर्ब्स का क्वेश्चन किस पैटर्न से आएगा और किस पैटर्न से आपको और मेरे दोनों को मिलकर इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसके आप नोट्स अलग से बनाएंगे। डेली इसके हम एक एक फ्रेज हम डेली डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसलिए मैं इसके प्रिंटेड नोट्स देने के बजाय डेली बोर्ड पे क्यों करवा रहा हूँ कि बोर्ड पे अगर मैं डेली इसको कर रहा हूँ तो आप इस बनाने लाइव भी आप लिख रहे हैं, आप अपने रजिस्टर में नोट्स बना रहे हैं साथ साथ। और आपको लाइव क्लास के लिए डेली क्यों कह रहा हूँ कि आप डेली लाइव रहेंगे तो डेली खुद रजिस्टर में इसको नोट करेंगे साथ के साथ। अभी हम सब लिख पा रहे हैं, फिर साथ में इसकी एक्सरसाइज भी करना है एग्जाम ओरिएंटेड, तो इस बहाने आपकी याद हो जाएगी। ठीक है, तो अपन साथ साथ इस वर्क को नोट करते चलेंगे, उसकी एक्सरसाइज करते चलेंगे। ये तो हो गया हमारा पार्ट सेकंड का वर्कआउट। ये कंप्लीट होने के बाद फिर डेली 5 इडियम्स में आपको लिखवा दूंगा ताकि हमारा वोकैबुलरी वाला पोर्शन भी तैयार करते रहें। और वन वर्ड उसके में सेलेक्टेड आपको बुकलेट मिलेगी, इसलिए आप डेली 3 4 5 जितना कर सकें वो वन वर्ड तैयार कर लीजिए। इसलिए आप वोकैबुलरी में ज्यादा नहीं तो 10 में से 7-8 नंबर भी कवर कर गए। और ग्रामर की कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो 10 के 10 अगर आप ग्रामर में सीख गए तो यूनिट 1 में अगर आप 18 नंबर के आसपास स्कोर कर लेते हैं तो इंग्लिश में फाइनली है 45 प्लस कर जाएंगे। और अगर यूनिट ए में अगर आप 0 या 1-2 नंबर पे रह गए तो फिर इंग्लिश में 20 के आसपास या 15 के आसपास ही मार्क्स आते हैं। ठीक है, इसलिए पार्ट ए को स्ट्रॉन्ग करके 18-17 के आसपास स्कोर करने की कोशिश करें। फिर पार्ट बी पे वर्कआउट करेंगे, फिर ट्रांसलेशन पे वर्कआउट करेंगे, फिर कंपोजिशन पर वर्कआउट करेंगे और कैसे भी करके 45 प्लस हमें मार्क्स इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब अपने पार्ट ए पे आ जाइए। पार्ट ए का प्रॉपर अलग से रजिस्टर मेंटेन रहेगा, इसलिए मिक्स नहीं करना कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं फिर एक वर्ब आ गई, फिर सेकंड टॉपिक आ गया, फिर एक लेटर आ गया, फिर एक ट्रांसलेशन, फिर आ गई वर्ब, ऐसा नहीं है। इसलिए उसके नोट्स अलग से बनाएंगे। ठीक है, इसलिए उसका एक रजिस्टर अलग से मेंटेन कर लीजिए। अब आ जाइए पार्ट ए पर। उसमें सबसे पहले इंग्लिश का जो बेसिक टॉपिक हमारा होता है वो लिखेंगे आप नाउन। ये पूरा बेस हमारा है। ये आपके इंग्लिश को हर एक एक वर्ड को सही सूटेबल कहाँ कैसे लिखा जाता है वो आपको पूरा गाइड करेगा। जैसे आप वर्ड लिखते हैं ना, कि जैसे ट्रांसलेशन आपका आता है, जैसे 21 के मेंस में भी ट्रांसलेशन मैंने बताया वो आया था कि कवि ने उर्मिला के चरित्र में एक स्त्री का दर्द और वीर की वेदना को उकेरा है। अब कवि की वोकैबुलरी तो हो गई पोइट, लेकिन नाउन ये गाइड कर देगा कि पोइट लिखेंगे या ए पोइट लिखना है, नीचे लिखना से थोड़ा सा पोइट लिखना है या ए पोइट लिखना है या फिर हमें द पोइट लिखना है, ये हमारा नाउन गाइड करेगा। फिर एक स्त्री का दर्द, तो पेन ऑफ विमेन, द पेन ऑफ विमेन, पेन ऑफ ए विमेन या द पेन ऑफ ए विमेन। एक स्त्री का दर्द, द पेन ऑफ ए विमेन, ये कहां से गाइड मिलेगा हमारे को? नाउन से। इसलिए पूरा बेसिक टॉपिक उठाया मैंने, जो कम से कम 40 से 50 मार्क्स, 80 में या 90 नंबर का जो हमारा पेपर इंग्लिश का है उसमें 40 से 50 नंबर स्ट्रॉन्ग अगर करने हैं, हमें एक्चुअल लिखने मार्क्स गेन करने हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा नाउन। तो स्टार्ट कीजिए इस टॉपिक को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि किस किस वर्ड को अपन इसमें लेते हैं, ऐसा कौन कौन सा वर्ड है जो नाउन बन जाता है। नाउन इज द फॉर्म ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एक्शन, virtue, state and art and science. This is the complete definition of noun. Noun is the form of person, place, thing, animal, action, virtue, state and art and science. ये नाउन में कवर होते हैं। अब जनरली हम लिसन करते, जनरली आपने देखा होगा, रीड आउट किया नाउन डेफिनेशन, वो यही कंप्लीट होती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। अब जब 2018 का मेंस हुआ था तो एक ट्रांसलेशन था कि 18 के मेंस में, अब समय आ गया है गरीबी और अज्ञानता को जड़ से उखाड़ फेंकें। ये ट्रांसलेशन 2018 के मेंस में पहुंचा है 2 मार्क्स का। अब गरीबी को इंग्लिश में कहा जाता है पॉवर्टी, और अज्ञानता को इंग्लिश में कहा जाता है इग्नोरेंस। अब हमें ये चीजें सीखनी है कि कौन सा वर्ड वर्ब बनता है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव बनता है, कौन सा वर्ड नाउन बनता है। अब पॉवर्टी, गरीबी और अज्ञानता, अगर हम डेफिनेशन यही कवर करें ओनली कि पर्सन, प्लेस और थिंग को नाउन कहा जाता है, तो गरीबी कोई पर्सन नहीं है, कोई प्लेस नहीं है और कोई थिंग नहीं है। अज्ञानता में कोई पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, थिंग नहीं है। ध्यान रखना, ये डेफिनेशन नहीं होकर कंप्लीट डेफिनेशन ये होती है, क्योंकि ये इसमें काउंट हो जाएंगे। स्टेट का मीन्स होता है अवस्था, और पॉवर्टी एक अवस्था हो गई, इग्नोरेंस अज्ञानता एक अवस्था हो गई, इसलिए दोनों वर्ड क्या बन गए? नाउन बन गए हैं। वर्च्यू का मीन्स होता है गुण, इस एक्शन का मीन्स होता है कार्य, बाकी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल आप जानते हैं।
आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान। अब फिलोसफर, पोइट, ये सब इसमें काउंट हो जाएंगे। वो एक काफी ग्रेट लीडर थे, तो लीडर वर्ड इसमें काउंट, इससे नाउन बन जाएगा। सिटी, कंट्री, एक सिटी, सॉरी, इंडिया एक कंट्री है, जयपुर एक सिटी है, तो सिटी हुआ, कंट्री हुआ, कोई टाउन कस्बा हुआ, ये सब प्लेसेस है। बुक, गार्लैंड, जैसे अभी वाले मेंस में आया था यूरोपियन, तो यूरोपियन एक नाउन है क्योंकि यूरोपियन यूरोप देश का निवासी एक पर्सन है। कोई व्यक्ति एमबीए होता है, कोई एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस का क्वेश्चन बीबीए वाला मेंस में पूछा है, वो भी एक पर्सन के रूप में था वहां पर, ठीक है, इसलिए वो नाउन थे। एनिमल में किसी एनिमल का नाम लिख सकते हैं आप। कार्य में जैसे टीच से बनता है टीचिंग, टीचिंग इज माई हॉबी। जैसे ड्राइव से बनता है ड्राइविंग, हिज ड्राइविंग इज शार्प। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो दीज आर नाउन्स, ये भी नाउन होंगे। तो क्यों बनेंगे? क्योंकि ये एक्शन में काउंट होंगे। और गुण, जैसे कि राजपूतों की ब्रेवरी अभी भी राजस्थान में जीवित है, ब्रेवरी होना। काइंडनेस, दयालुता। होनेस्टी, ईमानदारी। किसी में सुंदरता होती है, ब्यूटी। अब समझ में आ गया होगा इनको भी नाउन क्यों माना जाता है। और जैसे म्यूजिक, संगीत एक आर्ट है, बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है। तो ये है हमारी कंप्लीट नाउन की डेफिनेशन, जो आगे हमें हर जगह फॉलो करना। ग्रामर में, सेंटेंस करेक्शन में क्वेश्चन आ सकते हैं इनके, आर्टिकल्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, टेंस में आ सकते हैं, ट्रांसलेशंस में इन वर्ड्स को लिखना पड़ता है, इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांसलेशंस आ सकता है। तो वहाँ हमें ध्यान रहेगा कि किस वर्ड को कैसे लिखना, लेकिन पहले से पता होना चाहिए कि वो वर्ड नाउन है या नहीं है। तो नाउन इज द फॉर्म ऑफ पर्सन, पर्सन में जो काउंट होगा। प्लेस, थिंग, एनिमल, एक्शन जो कार्य है, जो वर्चु गुण है, जो स्टेट अवस्था है, और जो आर्ट एंड साइंस है, वही हमारी नाउन होती है। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट इज नाउन, और नोट करना विद एग्जांपल्स कि पर्सन में, प्लेस में, थिंग में, एनिमल में, एक्शन में, वर्च्यू में, गुण में, अवस्था में, और आर्ट एंड साइंस में जो भी वर्ड कवर होता है वही नाउन होगा। जैसे एंगर, गुस्सा। अब आपको पता चलना चाहिए एंगर किस में लेंगे, क्रोध किस में लेंगे। क्रोध कोई पर्सन नहीं होता, क्रोध कोई प्लेस नहीं, कोई थिंग नहीं, कोई एनिमल नहीं, क्रोध कोई कार्य नहीं, क्रोध किसी व्यक्ति को नहीं, क्रोध क्या होती है, एक अवस्था होती है, इसलिए क्रोध को भी हम नाउन मान लेते हैं। सोरो, दुख, गम, दुख भी एक स्टेट अवस्था होती है, इसलिए हम उसको नाउन मान लेते हैं। जैसे मोरलिटी, राजस्थान के लोगों की नैतिकता की सब लोग प्रशंसा करते हैं। नैतिकता, तो नैतिकता व्यक्ति का गुण होता है, इसलिए मोरलिटी को भी इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। फाइटिंग, उसकी फाइटिंग बड़ी, तो फाइटिंग एक कार्य है, एक्शन है। फाइटिंग, टीचिंग, ड्राइविंग। लव, प्रेम, तो लव वर्ड को भी नाउन मान सकते हैं क्योंकि प्रेम एक अवस्था होती है। हैप्पीनेस, खुशी एक अवस्था होती है। इग्नोरेंस, अब समय आ गया गरीबी और अज्ञानता को, तो इग्नोरेंस क्या थी, एक अवस्था है, ठीक है। इसलिए पर्सन, प्लेस, थिंग में जो भी काउंट होगा वो सब हमारा क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। स्कूल एक प्लेस होता है, यूनिवर्सिटी एक प्लेस होता है, गार्लैंड एक माला, एक वस्तु होती है, ठीक है। तो ये हमारा नाउन का डेफिनेशन कवर हो गया। अब आ जाइए डेफिनेशन के बाद आगे कंटिन्यू। ADVACE और ADVASE both words are correct. ADVAC और सिर्फ S यही डिफरेंशिएट है, लेकिन C जो आता है ध्यान रखना, वो हमारा इसका काम करेगा। इसको हिंदी में सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे सला, तो सिर्फ सला की इंग्लिश लिखनी हो तो ये लिखनी है। और ADVASE ये हमारा वर्ब का काम करेगा, इट मीन्स सलाह देना। अगर क्रिया की बात लिखनी हो तो फिर हमें ये वाला लिखना है।
तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनानी है तो फॉर्म जो बनती है वो नाउन की नहीं बनती, किसकी बनती है, वर्ब्स की बनती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है ऐसे कि द डॉक्टर advised the patient to eat salt free food. Choose the correct word phrase. ये टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड किया गया है 2016 के मेंस से। अब एडवाइस और एडवाइस, तो डॉक्टर ने एडवाइस दी पेशेंट को, तो एडवाइस देना, सलाह देना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन रही है, तो किस वाले की बनेगी, एस वाले की बनेगी। इसलिए यहाँ पर ये वर्ड गलत है, ये वाला सही है। आपको ये वर्ड वाला यहाँ चूज करना। ये जो आपके सिलेबस में है कन्फ्यूजल वर्ड्स, ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनकर आते हैं। 2 क्वेश्चंस पुट वहां पर किए जाते हैं। 16 के मेंस में आया था इमिनेंट और इमिनेंट, एक आया था कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। 18 के मेंस में आया था मेटल मेटल, एक मेटल का मीन्स करे साहस, एक मेटल का मतलब धातु। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू ईट सल्फेट, ये वाला हमें करके आना है। ऐसे ही एक इफेक्ट और एक अफेक्ट। इफेक्ट का मीन्स सिर्फ प्रभाव, जो संज्ञा काम करेगा, नाउन का वर्क है, और ये है प्रभाव डालना, किसी चीज को प्रभावित करना, ये हमारा वर्क का काम करेगा। एक इफेक्ट और एक अफेक्ट, सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है। The effect of violence. The effect of violence against women affects our society. जैसे वाक्य बनाया मैंने, इसको ठीक करना। The effect of violence against women affects our society. महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं के प्रति, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है किसे, हमारे समाज को। तो बताओ ये रॉन्ग हुआ ना। हिंसा का प्रभाव, तो प्रभाव यहाँ पर नाउन आएगी, तो नाउन आएगी तो अफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर सही वर्ड आएगा इफेक्ट। The effect of violence, हिंसा का प्रभाव हो गया। अगेंस्ट women, प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है, तो ये गलत हो गया नाउन। यहां आएगा affects, affects our society, प्रभावित करता है, ठीक है। इसलिए नाउन के रूप में लिखना हो प्रभाव के लिए इफेक्ट, और वर्ब के रूप में प्रभाव डालना वहां पर अफेक्ट। जैसे एडवाइस एडवाइस, ऐसा अफेक्ट और इफेक्ट। तो नोट कर लीजिए इसको भी, सही वाक्य होगा The effect of violence against women affects our society. महिलाओं के प्रति हिंसा का प्रभाव हमारे समाज को प्रभावित करता है। तो कभी ट्रांसलेशन आ जाए इस प्रकार के, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए वाक्य बनाने में। तो ये सेंटेंस मेकिंग तो मैं आपको ट्रांसलेशन में समझा दूंगा। आपको ट्रांसलेशन में बिल्कुल हर टाइप के ट्रांसलेशन करवाए जाएंगे कि टेंस से ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाते हैं, पैसिव से ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, बी फॉर्म के ट्रांसलेशन कैसे बनते हैं, इन्फिनिटिव के ट्रांसलेशन कैसे बनते हैं, ओब्लिगेशन वाले ट्रांसलेशन, बाध्यता वाले ट्रांसलेशन कैसे बनते हैं, मॉडल से ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाते हैं, कंजक्शंस वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, वो हर प्रकार के हम ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर्स करेंगे। उसके अंदर फिर आपको आगे फिर यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग करना हो, हम आर्टिकल में सीखेंगे, लेकिन अभी नाउन में यहाँ सीख रहे हैं कि इफेक्ट कहाँ लिखना है और अफेक्ट कहाँ लिखना है। फिर टेंस आपको ये गाइड करेगा कि आखिर यहाँ एस और यस क्यों आया। आपको आर्टिकल ये गाइड करेंगे, नाउन ये गाइड करेगी कि वायलेंस के आगे कोई आर्टिकल क्यों नहीं आया, ये पर नाउन में डिस्कस करेंगे। विमेन के आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है, वो सब आपका नाउन में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसको समझ लीजिए, मेन फोकस पे कीजिए। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं।
जैसे पेट्रोल और पेट्रोल। एक पेट्रोल, जो पेट्रोल होता है ईंधन, इट मीन्स एक थिंग हो गई, इट मीन्स हमारी नाउन। ई का ए पेट्रोल हो गया, इसका मीन्स होता है गश्त लगाना, पेट्रोलिंग करना। इट मीन्स पेट्रोलिंग करना हमारी ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो पेट्रोल, पेट्रोल पीई, इसमें जो पेट्रोल होता है, जो फ्यूल एक ईंधन होता है जो हम कार बाइक के लिए यूज करते हैं, और एक पेट्रोल जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है, पेट्रोलिंग मार्च, गश्त लगाना, इट मीन्स वो वर्ब के रूप में आता है। दे आर पेट्रोलिंग एंड पेट्रोलिंग in this area, in this division, in this sector। तो दोनों पेट्रोलिंग, दोनों का साउंड सेम है। पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग एक मीनिंग का आपको पता है कि पेट्रोल जो वर्ब नाउन होती है, और एक पेट्रोल गश्त लगाना जो वर्ब होती है। तो एस और वर्ब, एस और यस का प्रयोग, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना, आईएनजी का प्रयोग वो नाउन के साथ नहीं होता, वो वर्ब के साथ यूज करते हैं हम। इसलिए यहाँ पर ये पेट्रोलिंग गलत हो जाएगा और ये सही रहेगा। तो आपको वहाँ चूज करना है ये वाला वर्ड, और अगर टाइम हो एग्जाम में तो पूरा सेंटेंस दोबारा रीराइट करके आना। द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन दिस एरिया। अब ये क्लियर हो गया होगा। तो इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने करवाए, एडवाइस, एडवाइस जनरली क्वेश्चन बनता है। इफेक्ट और अफेक्ट, पेट्रोल एंड पेट्रोल। एक बार वापस रिवाइज कि सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया, 2 पार्ट्स में अपने नोट्स अरेंज करने थे। वोकैबुलरी के नोट्स हमें अलग बनाने हैं, ग्रामर एंड कंपोजिशन के नोट्स हमें अलग फ्रेम करने हैं। वोकैबुलरी में डेली पर एक एक वर्ब डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज हमने वोकैबुलरी का फर्स्ट टॉपिक लिया है फ्रेजर वर्ब्स। फ्रेजर वर्ब्स के अंदर उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है, आरएस में उसके क्वेश्चंस किस पैटर्न से आते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। उसके अलावा एक वर्ब डिस्कस की है मेक। मेक के किस प्रकार से मैं तैयार करना, उसका डायमेंट्री मैंने आपको मेक के सारे वर्ड्स तैयार करवाए। मेक ओवर, मेक आउट, मेक अप, मेक फॉर, मेक आउट। फिर मेक के मैंने कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड किए हैं। उसके बाद में फिर हमने ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट किया, सबसे पहले बेसिक टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें हमारा पूरा सिलेबस टिका हुआ है। एक नाउन जो ट्रांसलेशन और ग्रामर के टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसमें नाउन की डेफिनेशन ली कि वास्तविक रियल डेफिनेशन नाउन की क्या होती है, कौन कौन से वर्ड नाउन बन सकते हैं, उसकी डेफिनेशन लेकर हमने उसके कुछ एग्जांपल साथ में नोट किए। और डेफिनेशन के बाद में वर्ब और नाउन में कैसे डिफरेंस है, अफेक्ट, इफेक्ट, एडवाइस, एडवाइस, पेट्रोल, पेट्रोल, वो हम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे कंटिन्यू। जैसे इस वर्ड का लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि शिकायत वर्ड हमारा मोस्टली आरएस के अंदर 80% शिकायती पत्र आए हैं, कंप्लेन वाले लेटर आए हैं। तो शिकायत को जो हम इंग्लिश में करते हैं, तो ध्यान रखना शिकायत को इंग्लिश में ये नहीं कहा जाता है, कंप्लेन। जो हम जनरली यूज में लेते हैं कि आपकी एक कंप्लेन आई है, मुझे आपसे कंप्लेन करनी है, मैंने अभी भी कंप्लेन सुनी है, तो कंप्लेन नहीं होता। शिकायत के लिए जो वर्ड लिखते हैं, ध्यान रखना वो लिखना कंप्लेंट। मेरे पास आपकी एक कंप्लेंट आई है, ना कि एक कंप्लेन आई है। मैं अभी पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन लिखवा कर आया हूं, नहीं, मैंने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है, एक शिकायत करवाई है। तो शिकायत के लिए कौन सा वर्ड काम में लेंगे, कंप्लेंट, जो किसका वर्कआउट करेगा, नाउन का वर्कआउट करेगा। और एक वर्ड ये भी है जो मैंने आप नीचे लिखा, वह इसके लिए काम में लेना, ये सिर्फ शिकायत के लिए, और ये शिकायत करने की जब इंग्लिश लिखनी हो, शिकायत करने की जब इंग्लिश लिखनी हो, ये हमारा काम करेगा, किसका, वर्ब का काम करेगा। तो सिर्फ शिकायत, कंप्लेंट, और शिकायत करना, कंप्लेंट, जो एक वर्ब है और जो आपकी नाउन। तो ऑटोमेटिक उस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। वर्ब के रूप में सेंटेंस बनाना हो तो ये वर्ड, नाउन के रूप में सेंटेंस बनाना हो तो फिर कंप्लेंट। There is no improvement. There is no improvement after many
कंप्लेंट्स और कंप्लेंट्स। देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जब आप लेटर राइटिंग में सब्जेक्ट मैटर बनाएंगे, कंप्लेंट वाला लेटर आपका आएगा, आप सब्जेक्ट मैटर बनाएंगे कि आप कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आफ्टर मेनी कंप्लेंट्स, कहीं शिकायतों के बाद भी, तो शिकायतें, तो आफ्टर मेनी कंप्लेंट्स नहीं, आफ्टर मेनी कंप्लेंट्स, कहीं कंप्लेंट्स के बाद भी, आपने काफी कंप्लेंट्स की, कहीं शिकायतें, तो कंप्लेंट जो था एक शिकायत, तो कंप्लेंट का प्लूरल बन गया कंप्लेंट्स, कहीं शिकायतों के बाद भी। ठीक है, और वर्ब के रूप में लिखना है आई वांट टू कंप्लेन और कंप्लेंट। आई वांट टू, मैं उससे शिकायत करना चाहता हूं, तो आई वांट टू कंप्लेन टू हिम, कंप्लेंट टू हिम नहीं, यहाँ नाउन नहीं आएगा, वर्ब आ गई। आई वांट टू कंप्लेन, मैं शिकायत करना चाहता हूं टू हिम, क्योंकि टू के बाद में किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पर वहां पर सही क्या रहता है, कंप्लेन, शिकायत करना। आई वांट टू कंप्लेन टू हिम, मैं उससे शिकायत करना चाहता हूं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था नाउन को लेकर कि व्हाट इज द रियल डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, नाउन क्या है, वर्ब और नाउन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में नाउन टॉपिक में आगे क्या चीजें बनती है वो कंटिन्यू देखिएगा। अब देखो, कहीं एक वर्ड हमें लिखना होता है पेरिस, ए पेरिस, दी पेरिस। कहीं हम देखते हैं कि जैसे ये वर्ड है शेक्सपियर, शेक्सपियर के साथ में कोई आर्टिकल नहीं होता, शेक्सपियर के साथ में ए होता है, शेक्सपियर के साथ में द आता है, तो ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है। शेक्सपियर के आगे कोई आर्टिकल भी यूज नहीं होता, वो भी ठीक है, ए भी होता वो भी ठीक है, द भी होता है, ये भी ठीक है। Why and how, क्यों और कैसे। जैसे जयपुर पेरिस है तो हम सेंटेंस बनाते हैं जयपुर इज ए पेरिस, जयपुर इज ए पेरिस। जयपुर भारत का पेरिस है तो जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, वहां हम द पेरिस का यूज कर देते हैं। और जब सेंटेंस बनाना हो कि पेरिस एक क्लीन सिटी है तो हम सेंटेंस बनाते हैं पेरिस इज ए क्लीन सिटी। तो देखो पेरिस भी ठीक निकल गया, पेरिस इज ए क्लीन सिटी। जयपुर इज ए पेरिस भी ठीक निकल गया। और जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, ये पता कैसे चलेगा, इसके लिए हमें क्या डिस्कस करना, हम उसी टॉपिक पे आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। ऐसे शेक्सपियर वाज ए ग्रेट पोइट, देखो कोई आर्टिकल नहीं आया, ठीक है। शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, नो आर्टिकल। ही इज ए शेक्सपियर आ गया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर भी आ गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट्स है। इसलिए हम यहाँ रटाफिकेशन नहीं कर सकते कि शेक्सपियर के साथ कौन सा आर्टिकल आता है, सब आ सकते हैं। हम ये नहीं रट सकते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ लिखा जाता है, पेरिस ए पेरिस द पेरिस। मैंने कहा था ना अभी कि कवि तो पोइट, ए पोइट द पोइट। सचिव को इंग्लिश में कहते हैं सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी आर के सक्सेना वहां विजिट करेंगे तो ओनली सेक्रेटरी आर के सक्सेना विल विजिट देयर। देखो सेक्रेटरी के साथ कोई आर्टिकल नहीं है। ही इज ब्लैंक स्पेस सेक्रेटरी, ही इज ए सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के साथ ए भी आ गया। आई वांट टू सी द सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी से मिलना चाहता हूं तो आई वांट टू सी द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के साथ द भी आ गया है। तो सेक्रेटरी में द भी लग रहा है, ए भी लग रहा है, कोई आर्टिकल भी नहीं आ रहा। ये सब चीजें तैयार होगी, पूरा बेसिक हमें करना पड़ेगा। नाउन की डेफिनेशन के बाद में नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। ये सारी चीजें आपके नाउन काइंड्स में क्लियर होगा। तो शेक्सपियर कौन सी नाउन है, काइंडनेस कौन सी नाउन है, वाटर कौन सी नाउन है। आप ग्लोबल वार्मिंग पर कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन लिखेंगे तो ऑक्सीजन कौन सी नाउन है, डिनर वर्ड कौन सी नाउन है। तो अब नाउन की डेफिनेशन, नाउन के काइंड्स डिवाइड करेंगे,
फिर उनके अलग अलग पार्ट्स में कि कौन से वर्ड कौन सी नाउन बनेगा, कौन सा वर्ड कौन सी नाउन बनेगा, फिर उनकी लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे, तब जाकर आपका इंग्लिश का एक पूरा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। वो ऑटो में पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा वर्ड लिखना है। जैसे पोइट है तो पोइट को हम प्रॉपर नाउन में लेंगे या कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन या मैटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो टोटल देयर आर 5 काउंट्स नाउन। तो हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी लेंगे, आज की क्लास में सिर्फ अपन ने एक पॉइंट तैयार किया है, सिर्फ नाउन उसका डेफिनेशन को पार्ट को, और साथ में ओकेब के अंदर फ्रेजल वर्ब्स को कैसे तैयार करना है और किस टाइप से उसके क्वेश्चंस आए हैं वो तैयार करने के बाद में नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिटेल से हमें अलग से तैयार करना पड़ेगा, अलग से इसका एक लिंक रहेगा, अलग पार्ट रहेगा। इसे काइंड्स, पूरे काइंड्स डिवाइड करेंगे, फिर एक एक नाउन के काइंड को डिटेल से उसकी डेफिनेशन और उसकी लिमिटेशंस और विद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ में हमें इस नाउन के काइंड्स को सोल्व करना है। तो ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टुमारो कंटिन्यू द क्लास विल बी काइंड्स ऑफ नाउन एंड एक नेक्स्ट फ्रेज वर्ब भी हम साथ में नोट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। क्या फाउंडेड करने लगे यार, सुबह से ले रहा हूँ क्लास है, रोगी नहीं क्लास सही आ रहा था। माइक अपन सुबह नहीं कर सकते सर लाइव क्लास? सुबह हाँ, पहले सुबह क्या सुबह मना करते बच्चे, सुबह 6 बजे उठते नहीं गए। अच्छा ऐसा ही? हाँ, सुबह का तो बेस्ट टाइम है। हाँ सर, अपन सुबह नहीं कर सकते लाइव क्लास? ये तो तीन सर मतलब नहीं, मैं तो कहता था बच्चों ने मतलब क्या सर, मतलब थोड़ा अपन टाइम 6-7 दिन तो सुबह कर लेते हैं। वो आपको कोई जरूरी नहीं है, मैं कर दूंगा ये, आप अच्छा। नहीं भी आओगे ना, हाँ, तो इसमें कोई इतनी वो नहीं है। परमानेंट में एक टाइम रखना पड़ेगा ना। हाँ, शाम का समय ही फिर बच्चों के लिए ये परसेंट कितना किया था आपने कौन सा? कैमरा वाला? कैमरा ये ऐसा सेकंड नहीं हैंड होगा। लिया था।